हाँ जी, 11th क्लास स्टूडेंट्स, हमारा जर्नल का चैप्टर कंटिन्यू था। उसके आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अभी तक हमने कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कम से कम 11 आपकी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बैंक के थ्रू हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट उसमें है हमारी व्हेन इज कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हमें ये कहा गया है कि कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट कराई गई है, तो आपको पहले तो ये क्लियर होना ज़रूरी है कि दोनों अकाउंट इससे कौन से इफेक्टेड हो रहे हैं। आपने उस चीज़ को देखना है। कैश आपको पता है, कैश को किसके अंदर लेते हैं हम? रियल अकाउंट के अंदर लेते हैं। ये तो किया हुआ है ना हमने। कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट के अंदर आता है आपका। और जो बैंक बैलेंस होता है वो उसको हम पर्सनल अकाउंट के अंदर लेते हैं। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि बैंक अकाउंट किसका है? जो हमारे बिजनेस का मालिक है उसके बैंक अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका बैंक अकाउंट एक तरह के पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, तो जिस पर पर्सनल का रूल लागू होगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब उस हिसाब से देखा जाए, आप खुद देखिए, रूल लगाएं आपके पास कि जब कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कराई है, बिजनेस में से कैश बैंक में डिपॉजिट कराई है, तो बैंक उस कैश को रिसीव करने वाला हो गया। उस हिसाब से बैंक क्या होगा? आपका रिसीवर है तो डेबिट होगा, और कैश बिजनेस में से जा रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बिजनेस में से चली गई, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और बैंक पर्सनल अकाउंट के जरिए रिसीवर हो गया, बैंक डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकेंड, अगर कैश आपने विड्रॉ करी है बिजनेस से, बैंक से पैसा निकाला है, कैश निकाली है, बैंक में पैसा पड़ा था, अब बिल्कुल रिवर्स एंट्री हो जाएगी, कैश आपके पास आएगी, कैश डेबिट और बैंक देने वाला हो गया, गिवर हो गया, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, दो एंट्रियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चैप्टर अपना कैश बुक का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से ये वाली एंट्रीज आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, तो इसको ध्यान से आपने करना है। ठीक है, और क्रैमिंग ना करें। बच्चे रट लेते हैं जमा कराने की ये एंट्री, निकलवाने की ये एंट्री। बेटा उससे आप भूल भी सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि क्रैमिंग करनी कईयों के बस की नहीं होती, क्रैमिंग बहुत अच्छी करते हैं कई बच्चे, लेकिन क्रैमिंग से बेटर है कि अगर हम समझ के करेंगे तो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगी चीज़। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज हुई आपकी। थर्ड एंट्री आपकी है बेटा कि जब आपने कोई चेक ड्राफ्ट रिसीव किया कस्टमर से, मतलब बिजनेस है, बिजनेस के अंदर किसी कस्टमर ने कोई चेक दे दिया, अभी पेमेंट नहीं दी, या कोई ड्राफ्ट दे दिया, और उस सेम डे आपने जाके बैंक में जमा करा दिया। ये बात ध्यान देना, डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, तो आपका पैसा बैंक में आ गया समझो। मतलब आपने मान लिया कि बैंक में जमा करा दिया, बैंक में आ गया, तो बैंक रिसीवर है, बैंक डेबिट हो गया। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू कस्टमर, कस्टमर का नाम आएगा जिस कस्टमर से वो चेक मिला था या ड्राफ्ट मिला था, अगर वो सेम डे बैंक में आपने लगा दिया है। बैंक टू, जैसे ए ने दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए आएगा आपका। यहाँ पे इन्होंने कस्टमर का पर्सनल लिखा है, दैट मीन्स कस्टमर का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद अगर चेक और ड्राफ्ट जो कस्टमर से मिला है उसको आप बैंक में नहीं भेजते, उस दिन आपके पास काम है या बैंक की छुट्टी है, आपने अपने पास अपनी टेबल पे रख लिया है, तो उस दिन सेम डे आप क्या एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में? आप उसको कैश मानेंगे। अगर वो बैंक में नहीं भेजा, आप उसको क्या मानेंगे? कैश। लेकिन दिया तो कस्टमर नहीं है, तो कैश टू कस्टमर। अगर बैंक में चला गया तो बैंक टू कस्टमर। फिफ्थ आपकी एंट्री है ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स आर सेंड टू बैंक। अभी जो फोर्थ एंट्री थी, आपने क्या किया? जिस दिन आया आप बैंक में नहीं जा सकते थे, तो उस दिन तो आपने चेक को रख लिया, वो कैश मान के एंट्री कर दी। लेकिन जिस दिन आप वो बैंक में भेजेंगे तो आप क्या भेज रहे हैं? आप ऐसे सोचेंगे कि हमने एज ए कैश मान के अपने पास एंट्री कर दी थी, आप ये मानेंगे कि बैंक में अब आपने कैश भेजी है, तो बैंक बैलेंस डेबिट हो जाएगा, बैंक रिसीवर हो जाएगा, और कैश आपके पास से जाएगी बैंक टू कैश। अदरवाइज सेम डे चला जाता है तो बैंक टू कस्टमर। ये आपको 5 एंट्रीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी 5 एंट्रीज और हैं बैंक की। 6th एंट्री आपकी है जिसमें कस्टमर क्या करता है? डायरेक्टली डिपॉजिट करता है अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। अब देखिए, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में सीधा डायरेक्ट पैसा जमा करवाया है हमारे बैंक अकाउंट में, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मतलब कोई चेक वगैरह नहीं दिया, सीधा हमारे अकाउंट में उसने हमारी कोई पेमेंट देनी थी, वो हमने उसको अपना अकाउंट नंबर बता दिया और हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया। बैंक रिसीवर है, बैंक के पास पैसा आया, कहाँ से आया? कस्टमर से टू कस्टमर। ठीक है, 7th, व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इन द बैंक इज़ डिसऑनर्ड। डिसऑनर का मतलब बेटा ये होता है कि अगर आपने कोई बैंक में चेक लगाया, जमा करा, चेक किसी ने दिया था, तो वो चेक आपने लगा दिया बैंक में भी, ये पैसा बैंक में आ जाएगा, लेकिन बैंक ये कह देता है कि भाई जिस पर्सन ने आपको चेक दिया है उस बंदे के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो बैंक तो उसको डिसऑनर कर देगा। डिसऑनर का मतलब होता है बैंक ये बता देगा भाई उस बंदे के अकाउंट में पैसा नहीं है, यानी आपका पैसा
जैसे सपोज करते हैं ए नाम का व्यक्ति है, उसने आपको पैसा देना था, उसने चेक दिया, आपने वो चेक बैंक में डाला, ठीक है। अब ए के अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो बैंक को कहाँ से, बैंक के पास कहाँ से आएगा पैसा वो, यानी आपके अकाउंट में ए से आने वाला पैसा नहीं आया, तो बैंक आपको वो चेक कैंसिल कर देगा, उसे डिसऑनर कहते हैं। तो उस केस में कस्टमर का अकाउंट दोबारा से डेबिट हो जाएगा, वो बंदा आपका दोबारा से क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, दोबारा देनदार बन जाएगा। एक बार तो चेक देके उसने अपना पीछा छुड़ा लिया कि भाई हाँ भाई मैंने तो अपना अकाउंट क्लियर कर दिया, जो आपके पैसे देने थे मैंने आपको चेक दे दिया। लेकिन जब चेक लगने का टाइम आया तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो बैंक ने चेक वापस भेज दिया। तो उस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, उस पर्सन के अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे जिस व्यक्ति से चेक आया था, और टू बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने ये मानते हुए एंट्री कर ली थी कि बैंक में पैसा आ चुका है, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, इसलिए आपने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है आपकी एंट्री। इस एंट्री के दो पार्ट हैं, ए और बी। 8th एंट्री के, जब एक चेक आपको कस्टमर से मिला, ठीक है, जब एक चेक आपको कस्टमर से मिला और आपने उसको डिस्काउंट भी दिया और उस चेक को बैंक में लगा दिया, अभी हमने करा था, एक चेक आया था और हमने बैंक में उसको लगा दिया था, तो क्या एंट्री बना रहे थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कर रहे थे ना, याद है वो एंट्री भी पीछे करी है। बस उसमें डिफरेंस क्या आया उस एंट्री में, साथ में डिस्काउंट वाली एंट्री है, डिस्काउंट भी है इस क्वेश्चन में। तो डिस्काउंट जो आपको करवाया हुआ है मैंने, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हम देते हैं किसी को तो वो एक्सपेंडिचर है और डेबिट होगा, और अगर हमें किसी से मिलता है डिस्काउंट वो रिसीव्ड है, वो हमारी इनकम होगी। तो एक तरीका और भी बताया था मैंने कि कैश जहाँ पे जाती है डिस्काउंट वहीं जाता है, कैश डेबिट होती है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट होती है डिस्काउंट भी क्रेडिट। ऐसे ही जैसे कैश के साथ डिस्काउंट चलता है, बैंक के साथ भी डिस्काउंट चलता है, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। अब आप खुद दीजिए, देखिए आपने कस्टमर से चेक मिला, आपने उसको कुछ छूट दे दी, यानी आपका खर्चा हो गया, तो डिस्काउंट क्या होना है, डेबिट होना है, एंट्री वही है बैंक टू कस्टमर, ठीक है। अब अगर सपोज करो ऐसा चेक की था जो ये वाला कस्टमर वाला और डिस्काउंट भी दिया हुआ था, अब सपोज कीजिए ये चेक बैंक ने कहा भाई इस कस्टमर के अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, ये आपको क्या देगा, डिसऑनर कर दिया। तो जब डिसऑनर होता है तो जिस व्यक्ति का चेक होता है ना, उस व्यक्ति को डेबिट कर दिया जाता है। अब कस्टमर को डेबिट कर दिया टू बैंक, जब चेक कैंसिल हो गया तो डिस्काउंट भी कैंसिल हो गया जो अलाउ किया हुआ था, तो डिस्काउंट अलाउड का क्रेडिट कर दिया हमने, भाई डिस्काउंट भी नहीं देंगे, अगर वो पैसा हमें नहीं दे रहा अभी तो हमारा डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसके अलावा 9th एंट्री है, जब पेमेंट जो है कभी भी कोई पेमेंट करी जाएगी बिजनेस के अंदर, सैलरी की, रेंट की, कमीशन की, कोई भी पेमेंट होगी बेटा, उस पेमेंट के लिए आप उस व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं। सपोज कीजिए मैंने ए को पेमेंट करी है, तो ए रिसीवर हो गया, ए को डेबिट करेंगे टू बैंक, मेरा पैसा चेक के थ्रू जा रहा है, चेक के थ्रू जा रहा है मीन्स बैंक दे रहा है, तो बैंक गिवर हो गया, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। पर्सनल में मतलब ए का नाम जैसे ए को दिया है, ए रिसीवर है और देने वाला कौन है, गिवर, बैंक है, तो बैंक क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। और वैसे 10वीं एंट्री आपकी आप देखें कि व्हेन आपका एक्सपेंस आपने चेक से पे किए, ये तो आपने किसी व्यक्ति को बैंक से पे किया था तो आपने ए टू बैंक किया। अगर आप कोई खर्चा बैंक से पे करते हैं, सपोज रेंट, सैलरी, कमीशन, तो उस खर्चे को डेबिट करेंगे आप, खर्चा डेबिट होता है और बैंक में से माइनस होगा, बैंक गिवर है तो बैंक आएगा। कैश नहीं गई यहाँ पे, अगर आप कैश में देते तो कैश लिखते, लेकिन चेक दिया है तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक आपका गिवर हो गया। ऐसे ही अगर पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला है मालिक ने, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, ये तो मैंने बताया हुआ ना, पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग। अब यहाँ पे ड्राइंग भी कहाँ से करी है आपने, बैंक से करी है, तो बैंक गिवर हो गया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। जब भी किसी को कोई चेक दिया जाएगा खर्चे के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो बैंक बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक उसको पेमेंट कर रहा है, बैंक गिवर हो गया, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये 11 एंट्रीज़ हैं बैंक से रिलेटेड बच्चों, ये आपको बड़े ही ध्यान से समझनी है। इसी के बेस पे आपका न्यूमेरिकल है बुक के अंदर, उस न्यूमेरिकल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी 3 एंट्रीज़ और भी हैं, उन 3 को भी देख लेते हैं। पहले क्या है, सबसे पहला है आपका व्हेन इंटरेस्ट इज़ चार्ज बाय बैंक। अब बैंक से आप इतना काम करते हो, बैंक में पैसा जमा कराते हो, बैंक से निकलवाते हो, बैंक फ्री में थोड़ा ना करता है सब कुछ, बैंक आपसे क्या करता है, उसके बदले में क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, क्योंकि उसने आपको ATM भी दे रखा है, उसने आपको कॉपी भी दे रखी है, बैंक से डील भी कर रहे हो, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो डेबिट, और वो बैंक में से ही माइनस हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बैंक गिवर हो गया। और दूसरी चीज़ इसी का रिवर्स, अगर बैंक इंटरेस्ट लेता है तो देता भी तो है, जो आपने पैसा जमा करा रखा होता है उस पर आपको ब्याज देता भी है, तो आपको फ़ायदा हो जाता है। वो पैसा
जब इंटरेस्ट लेता है तो भी अपने बैंक में से काट लेता है, देता है तो बैंक में जमा करा देता है। जब काटेगा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, गिवर हो जाएगा वो, और जब जमा करेगा तो वो बैंक में ही जमा होगा, तो बैंक रिसीवर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बैंक डेबिट उल्टी एंट्री हो जाएगी, बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है। और 13 है आपका बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर सर्विसेज। बैंक आपको और कई तरह की सेवाएं सर्विसेज दे रहा है, इसके लिए भी वो बैंक में से ही पैसा काट रहा है। तो आप लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, आपका खर्चा है, खर्चा डेबिट, और माइनस कहाँ से हो रहा है, बैंक में से ही हो रहा है, बैंक ही देने वाला है उसको, गिवर, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जब बैंक किसी भी खर्चे को पे करेगा आपके, ठीक है, चाहे वो खुद के पास खर्चा है, खुद का खर्चा है उसका, चाहे बाहर आप खर्चा कर रहे हो, मतलब आपने चेक दिया है या बैंक ने वहाँ से माइनस किया है, तो बैंक बैलेंस आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसका न्यूमेरिकल देखेंगे आप, न्यूमेरिकल आपकी स्टेटमेंट है ये। जो एंट्रीज हमने अभी बैंक की डिस्कस करी उसको आप पहले समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और उसी के बेस पे आपका ये न्यूमेरिकल होगा। इसमें एंट्रीज़ करनी है आपको, 5-7 एंट्रीज़ हैं। देखिए, पहली एंट्री है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है, यानी अकाउंट ओपन करते हैं तो बेटा कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जैसे कम से कम 1,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ते हैं, कोई भी अकाउंट आप ओपन करते हैं। वो 1,000 रुपये क्या है, कैश है, और वो आप बैंक में डालते हो, तो बैंक आपका क्या है, रिसीवर बन जाता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है वो, तो बैंक में पैसा आएगा। बैंक रिसीवर है, रिसीवर क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, और कैश आपके पास से जाएगी तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी आपकी, देखिए क्या एंट्री बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, चाहे अकाउंट ओपन किया है इसलिए जमा कराया है, या अकाउंट ओपन था पहले से फिर आगे जाके जमा कराया, एंट्री तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि कैश तो जा ही रही है और बैंक में जा रहा है पैसा, और बैंक रिसीवर है आपका, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदे, माल खरीदा, तो गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। ये तो याद है ना आपको, इतनी एंट्री की है। जब भी माल खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट होता है, लेकिन पेमेंट कैसे करिए, चेक से करिए, यानी आपने उसको तो सिर्फ चेक दिया है, तो पेमेंट कौन देगा, बैंक देगा ना। वो इंसान तो चेक लेके बैंक में ही जाने वाला है, तो पेमेंट कौन देगा, बैंक देगा। बैंक क्या हो गया आपका, गिवर हो गया, तो बैंक को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे इस एंट्री में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स खरीदे हैं इसलिए परचेज डेबिट, पेमेंट कौन देने वाला है, बैंक, क्योंकि आपने तो चेक दे दिया। चेक क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, वो लेके वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, तो गिवर कौन हो गया, बैंक हो गया, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड एंट्री है आपकी कैश सेल्स 40,000। आपने नकद माल बेचा है, कैश में बेचा है 40,000। जब कैश आने का टाइम आया, वो आपको कैश सेल थी, आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसमें से 30,000 रुपये आपने बैंक में जमा किया। यहाँ पे आप 2 एंट्रीज भी कर सकते हो। पहले सेल की एंट्री कर लें, सिंपल। क्या एंट्री होगी सेल की, जब कैश में सेल करेंगे, कैश आएगी, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही एंट्री बनती है ना, आप खुद सोचो क्या एंट्री बनती है, ये एंट्री बनती है। अभी पीछे भी करके आए थे। अब ये कह रहा है यहाँ पे 40,000 जो आया ना, उस 40,000 में से हमने क्या किया, उसी दिन बैंक में 30,000 जमा करा दिए। तो जमा कराने की एंट्री क्या होती है बैंक में, उसकी एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी 2 एंट्रीज बनेंगी। देखते हैं बुक वालों ने, इन्होंने एक ही एंट्री बना रखी है इसकी। एक एंट्री भी बन सकती है, 2 भी बन सकती है। इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये तो कैश में दिखा दिए अपने पास, क्योंकि 30,000 रुपये बैंक में डाल दिए, और टू सेल्स तो पूरी 40,000 की हुई है। आप अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं, पहले कैश सेल की एंट्री दिखा दो, उसके बाद बैंक में जमा कराने की एंट्री दिखा दो, या आप इकट्ठी एंट्री भी दिखा सकते हैं। उसके बाद है बेटा आपका अगली एंट्री विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़। 10 मार्च को क्या एंट्री हुई है, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़। विड्रॉन का मतलब क्या होता है, पैसे को निकालना, और प्राइवेट यूज़ मतलब होता है घर के प्रयोग के लिए। तो जो पैसा घर के प्रयोग के लिए बिजनेस में से निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं हम, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होगी, डेबिट होगी। या ये नहीं बताया कहाँ से निकाला, तो आप मानेंगे कि बिजनेस में से कैश निकाली है, तो एंट्री क्या होगी आपकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आपकी एंट्री होगी इसकी। देखिए क्या एंट्री होगी आपकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हुई है ना वही एंट्री, क्योंकि कुछ बता नहीं रखा था, तो आप यही मानेंगे बिजनेस में से कैश निकाली गई है, तो आपकी एंट्री क्या हुई, ड्राइंग टू कैश। उसके बाद इससे पहली दोबारा एंट्री देखते हैं अगली। उसके बाद की एंट्री क्या है बेटा, 12 तारीख की आपकी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। एंट्री वही है, वहाँ ये नहीं बताया था कहाँ से निकाला,
था प्राइवेट यूज़ के लिए, अगली एंट्री में भी प्राइवेट यूज़ के लिए, लेकिन बता दिया कहाँ से निकाला, बैंक से। क्या फ़र्क पड़ेगा इस एंट्री का? यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा बेटा, ड्राइंग टू बैंक लिखेंगे आप। ऊपर वाली में ड्राइंग टू कैश लिखा है क्योंकि वहाँ कुछ नहीं बता रखा तो हमने कैश मान लिया, लेकिन अगर बैंक से निकाला है तो बैंक गिवर हो गया, उसको देने वाला हो गया, तो बैंक को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, और साथ में पर्सनल यूज़ है इसलिए वो ड्राइंग है दोनों की दोनों आपकी। उसके बाद अगली एंट्री में भी आपने विड्रॉ किया है, ध्यान से देखें 15 तारीख की एंट्री भी विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ, प्राइवेट यूज़ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये ड्राइंग नहीं है, आप नॉर्मल पैसा निकाल रहे हो बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो जब वैसे पैसा निकाला जाएगा तो कैश आएगी, कैश को क्या करेंगे हम, कैश आपकी डेबिट होगी और बैंक आपका गिवर हो जाएगा, क्या होगी, कैश टू बैंक। आया समझ के नहीं आया क्या फ़र्क होता है नॉर्मल कैश निकालने के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए? पर्सनल यूज़ वाली तो बन जाती है आपकी ड्राइंग, और वैसे ऑफिशियल यूज़ के लिए निकालते हैं वो कैश ही रहती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री है इसके अंदर आपकी, प्लेस्ड एन एफडी प्लेस्ड ऑन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक। आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला बैंक में, मतलब पैसा डाला है बैंक में, लेकिन वो ऐसे डाला है कि उस पैसे को आप जब चाहे निकाल नहीं पाएंगे। आपने एफडी करा दी है, फिक्स टाइम के लिए डाला, 1 साल के लिए डाला, और 1 साल से पहले आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। और इसके लिए आपने पैसा कहाँ से यूज़ किया, आपका बैंक में किसी अकाउंट पे पैसा पड़ा था, उसी पैसे का इस्तेमाल करके आपने एफडी ओपन करी है। तो इसकी क्या एंट्री होगी आपकी? इसकी एंट्री बेटा आपकी ये होगी कि आपने फिक्स डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा कहाँ से माइनस होगा, बैंक में से माइनस होगा, क्योंकि बैंक में ही पड़ा था पैसा आपका किसी अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप टोटल कर देंगे। पिछले पेज पे इसका क्वेश्चन ख़त्म हुआ होगा, वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके आपको बताया था। नेक्स्ट पेज पे दोबारा वो टोटल लाते हैं जिसको BF बोलते हैं, और लास्ट में फिर टोटल होता है और वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से।